गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ गए सभी लोग? ऐड हुए? ज्वाइन किया? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ या ना? चैट से बता दो एक बार। आ रही है? वेरी गुड। चलिए, कल वाली चीजें समझ में आई कि रमन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, रमन लाइंस क्या होती हैं, रेले लाइंस क्या होती है? किसी को डाउट है? क्योंकि उससे आगे चलेंगे, ये चीजें, वो वाली चीजें समझना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने वो एक कंसेप्ट है, वो रमन लाइन, रेले लाइन जो हमने पढ़ी थी, एंटी स्टोक्स और स्टोक्स लाइंस कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। यहां से आगे आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट है? कल वाली क्लास बिल्कुल क्लियर है तो आगे चलूं? आगे में देखिए, कल वाली क्लास क्लियर है ना? पक्का? एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, एक्चुअली में कुछ नहीं है ये एप्लीकेशंस का मतलब। तो मैं हमेशा से एक ही चीज कहती हूं कि एप्लीकेशंस तो आपको रटने होंगे, क्योंकि वो पूछ लेता है पेपर में, है ना? एप्लीकेशंस देखो कैसे। सबसे पहले है संरचना का निर्धारण। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूं मैं, ज्यादा डीपली नहीं जा सकती। मैं समझाने को तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देती कि स्ट्रक्चर्स को कैसे निर्धारित करते, पर आपके काम की चीज नहीं है, बहुत कम पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं पूछ रही हूँ। जब कभी भी आप एमएससी करेंगे केमिस्ट्री से, तो वहां बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत जो एप्लीकेशंस होते हैं उनका यूज किस प्रकार किया जाता है। देखिए, संरचना का निर्धारण के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे CO2 की स्ट्रक्चर निकाली आपने, CO2, ये बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन है, और क्या है, और क्या है, बीच में कार्बन है। इसकी स्ट्रक्चर रमन से निकाली गई बिल्कुल ऐसी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पीक पॉइंट मिल जाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बारे में, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस को दिखाता है कि ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसके लिए एक पीक मिल जाएगा रमन स्पेक्ट्रम के अंदर। रमन स्पेक्ट्रम निकाल लिया आपने? अब देखिए, ये राहुल दास ने क्या किया है, मैसेज। ओके, चलिए, यहां पे ये संरचना कर, तो फिर देखो एक स्ट्रक्चर थी N2O की। आपके अकॉर्डिंग आप कहोगे मैडम N2O की स्ट्रक्चर होनी ऐसी चाहिए, यही तो कहोगे आपने, एक नाइट्रोजन की एक बैलेंस यहां से फ्री कर दो, इसके अकॉर्डिंग तो यही होनी चाहिए। लेकिन रमन से जब इसकी स्ट्रक्चर ज्ञात की गई, तो उसमें देखा गया कि ये रमन सक्रिय होता है, यानी कि रमन एक्टिव होता है ये, और रमन एक्टिव होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ना होकर ऐसे होती है बच्चों। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर्स का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निर्धारण। तो ये था संरचना के बारे में निर्धारण, कि हम इसका डिटर्मिनेशन एक स्ट्रक्चर का किस प्रकार करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर चल रहे हैं हम धीरे धीरे। सेकंड सेकंड था बंध के बारे में जानकारी। बंध के बारे में जानकारी, दो तरीके के बंध होते बहुत सारे हैं। एक तो सहसंयोजक होता है, एक आयनिक होता है। मेन सहसंयोजक के लिए क्या होता है कि जब जो जो चीज सहसंयोजक प्रवृत्ति दर्शाती है, तो वो रमन के थ्रू कैसे ज्ञात की जाएगी। अगर रमन लाइन इस तरीके से मोटी मोटी प्राप्त हो, तीव्र लाइन प्राप्त हो, तीव्र लाइन प्राप्त हो, तो ये दर्शाता है सहसंयोजक प्रकृति को। और अगर हल्की प्राप्त हो तो वो दर्शाता है आयनिक बंध को। किसको? आयनिक बंध को। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ नहीं है इसमें। तो थर्ड क्या है पता है? थर्ड है थर्ड है कार्बनिक संरचना का निर्धारण भी कर सकते हैं इसके द्वारा। कार्बनिक संरचना का निर्धारण भी किया जा सकता है। देखो कैसे कार्बनिक संरचना का निर्धारण कैसे किया जाता है, आपने बहुत अच्छी से समझी होगी कैकुले की संरचना। बेंजीन की कैकुले की संरचना सबसे परफेक्ट स्ट्रक्चर समझी जाती है, कैकुले की स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे से आप
फर्स्ट ईयर के अंदर कैकुले स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करके आए हैं, कैकुले की संरचना। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो बेंजीन होता है ऐसे ही तो पाया जाता है, ऐसे यानी किस तरीके से, कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, इस जगह कार्बन, इस जगह कार्बन, इस तरीके से 6 कार्बन होते हैं कार्बन के अंदर, बेंजीन के अंदर। ये स्ट्रक्चर यहां, ये यहां, ये यहां। 2 तरीके के बॉन्ड हो गए, एक तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। जैसे ही सिंगल बॉन्ड आएगा यानी कि 3 पीक लाइनें प्रदर्शित होंगी। इन 3 पीक लाइन का मतलब यह है रमन में कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड हमेशा ऑल्टरनेटली प्रेजेंट रहेगा, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। तो इस प्रकार से हम कैकुले की स्ट्रक्चर का अध्ययन भी किसके द्वारा कर सकते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। और एक लास्ट है, बहुलकों की संरचना किस प्रकार ज्ञात की जाएगी। देखो, पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए भी बहुलक की संरचना का, बहुलकों की संरचना ज्ञात करते समय भी हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे बहुलक है, बहुलक ऐसे है, देखो एथिलीन, ठीक है, ये इस तरीके से 2 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 4 वैलेंसीज हो गई। हम ऐसे तो कहते हैं कि हमें अगर किसी बहुलक की बात कराना है और हमने एथिलीन बनाया तो हम पॉलीथीन बनाते हैं। एथीन, एथीन से बनता है पॉलीथीन, यानी कि एथीन की छोटी छोटी इकाइयां, 1 एथीन, 2 एथीन, 3 एथीन, 4 एथीन, इस प्रकार एन एथीन आपस में जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करती हैं। तो मैंने कहा कि ये बहुलक है, तो रमन स्पेक्ट्रम के अंदर इसका कैसे यूटिलाइज किया जाएगा कि ये जो है रमन लाइनें कैसे प्राप्त होंगी। देखना, रमन लाइनें कैसे प्राप्त होंगी, जैसे मुझे यहां पे रैले लाइन मिल रही है, तो जैसे ही होगा, तो जैसे थोड़ी सी दूरी पर एक पीक दूरी मिलेगी मोटी सी, फिर थोड़ी सी दूरी पर यहां पे एक मोटी सी लाइन मिलेगी, यानी कि ये क्या प्रेजेंट करेगी कि एक टाइम के बाद सेम चीज रिपीट हो रही है, और सेम चीज रिपीट होने का मतलब सेम रमन लाइनें व्यक्त होंगी, और सेम रमन लाइनें व्यक्त होंगी तो इसका मतलब ये पॉलीमर्स बता रहा है कि ये एक पॉलीमर है, ये एक बहुलक है। तो ये बहुलकों की संरचना ज्ञात करने में भी हम किसका यूज करते हैं, रमन स्पेक्ट्रम। ध्यान रखना, ये जो एप्लीकेशन है सारे एक जैसे लगेंगे आपको, और लगेंगे, बस एक कंसेप्चुअल किसी एक चीज को पकड़ लेना और उसके हिसाब से पेपर में लिख के आ जाना, सबको नंबर मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया, मुझे पता है, तो कॉपियां मेरे हाथ से भी चेक होती हैं। जो बच्चे ना थोड़ा बहुत भी अगर एप्लीकेशंस को एक बार नजर मार के ऐसे देख गए ना, और कंसेप्ट याद होगा कि हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो हम जैसे आईआर में पढ़ा आपने कि क्रियात्मक समूहों की पहचान कैसे होगी, इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो पेपर में कि अगर हमारे अंदर किसी किसी आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर किसी जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, तो जिस जगह पर क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होगा उस जगह पर एकदम से आईआर की पीक आ जाएगी। वो लिख दिया पेपर में तो उसके पूरे नंबर मिल गए, हाँ इसने सही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। शुद्धता का निर्धारण, शुद्धता का निर्धारण कैसे करते थे, कोई वस्तु अशुद्ध होगी तो अशुद्धि की वजह से उसमें एक पीक आ जाएगी, तो उस पीक की वजह से क्या होगा, उस पीक की वजह से क्या होगा, आईआर में जो पीक दिखाई देगी वो ये बताएगी कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो शुद्ध ना होकर कैसा है, अशुद्ध। तो ये तो एक स्ट्रेटेजी होती है, पढ़ने की ट्रिक्स होती हैं कि सारे एक साथ मिक्स ना हो, तो इनको पढ़ा कैसे जाए, तो इनको ऐसे पढ़ा जाए कि एक बार सबको पढ़ लिया, फिर देखा, मन में सोचा, मन में सोचने के बाद एक बार हाथ से लिखा, फिर वापस से आप देखना इतना कंठस्थ हो जाएगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पढ़ने के तरीके होते हैं। अब देखिएगा, अब आगे चलते हैं एक छोटे से डेरिवेशन की ओर, जो आपके में दे रखा है, बहुत जरूरी भी है। ध्रुवणता संकल्पना पेपर में बहुत बार आता भी है, या रमन स्पेक्ट्रम का चिरसम्मत सिद्धांत, चिरसम्मत सिद्धांत। चिरसम्मत का मतलब है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव का चिरसम्मत सिद्धांत। देखो, पोलराइजेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना।
ये पर्सनली आपके सिलेबस के अंदर दे रखी है, तो इसलिए इसको आना बहुत जरूरी है, आपको समझ में आनी चाहिए। देखो कैसे, ध्यान से समझना। ध्रुवणता संकल्पना का मतलब क्या है, हम ध्रुवणता की ओर चले। मैंने कहा इसको सबसे पहले ध्यान रखना, प्लेजेक ने दिया, इसको प्लेजेक के द्वारा दिया गया। प्लेजेक ने कहा, और कहा क्या, ये तो सर्वविदित है कि आपने किसी पदार्थ को ध्रुवित क्षेत्र में रख दिया या विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया तो उसके अंदर ध्रुवणता आ जाएगी। फिक्स है, क्या आ जाएगी, ध्रुवणता। और आप पढ़ चुके हो कि ये ध्रुव इंड्यूस्ड जो ध्रुवण है, इंड्यूस्ड पोलराइजेबिलिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपिटल ई के, ध्यान है। इसीलिए मैंने उल्टा स्टार्ट किया था, क्योंकि हम वहां पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में। कहां पे वहां 4th यूनिट के अंदर, फोटोकेमिस्ट्री के मतलब सेकंड पार्ट के अंदर, भौतिक गुणधर्मों, आणविक संरचना और भौतिक गुणधर्म, ठीक है ना, ये पढ़ी थी ना। वहां पे हमने पढ़ा था म्यू आई क्लासियस मोसोटी इक्वेशन के अंदर सबसे पहले मैंने यही बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करेगा, क्या, ये द्विध्रुव आघूर्ण। तो म्यू आई इज डायरेक्ट, आई फॉर इंड्यूस्ड प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको ध्यान होगा, जैसे ही मैंने इसको हटाया, मैंने इसको अल्फा का नाम दिया था कि नहीं दिया, मैंने इसको अल्फा का नाम। अब देखना, जैसे ही हमने क्या किया कि जैसे ही उसको रखा तो उसमें फिर वापस से, जैसे इस अणु को जैसे किसी रमन प्रभाव के लिए हम अध्ययन करने के लिए किसी अणु को प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण में रखेंगे तो वो प्रेरित हो जाएगा। और वो प्रेरित के लिए इक्वेशन क्या होती है, ये आपको पता होगा, या याद नहीं हो तो इसको याद कर लेना, E बराबर E0 साइन 2 पाई न्यू टी, जहां न्यू आवृत्ति रहेगी, न्यू क्या रहेगी, आवृत्ति रहेगी विकिरण। जैसे मैंने कोई पदार्थ पर विकिरण डाले, विकिरण पे जैसे ही मैंने उस पदार्थ पर विकिरण डाले, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। जैसे ही मैंने किसी पदार्थ पर विकिरण डाले, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से उसमें क्या आएगी, ध्रुवणता आएगी, और ध्रुवणता आई यानी कि द्विध्रुव उत्पन्न होंगे। द्विध्रुव का मतलब प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न होंगे। तो वो इक्वेशन क्या है, E बराबर E0 साइन 2 पाई न्यू टी, जहां E0 क्या है, जहां E0 है आपका, E0 क्या है, E0 है आपका किसके अंदर, प्लेट्स के बीच में लगा हुआ विद्युत बल। कैपिटल E हम जानते ही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, साइन साइन है, 2 है, पाई पाई है, न्यू विकिरण की आवृत्ति है, और टी समय है सेकंड में। टी क्या है, समय है सेकंड में। अब आगे देखना, आगे अब इसको क्या किया मैंने, E का मान यहां रखो, E का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, म्यू आई बराबर E0 साइन 2 पाई न्यू टी, और अल्फा तो अल्फा रहेगा ही, अल्फा तो क्या रहेगा, अल्फा रहेगा ही। कोई दिक्कत है यहां तक, समीकरण 3, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, चैट के थ्रू बताओ, कोई दिक्कत है, समझ में आया, बताओ। ये देखो कहां गए, बताओ जल्दी। हाँ, अब देखिए, अब क्या किया, अब मैंने ये तो निकाल लिया प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण हुआ वो निकाल लिया। अब देखो, अब क्या किया मैंने, ये जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, इससे क्या हुआ कि चुंबकीय विकिरणों की आवृत्तियां बढ़ेंगी, आवृत्ति बढ़ेंगी तो वो चुंबकीय जो सब्सटेंस है वो कॉन्टिन्यूअसली रोटेट होता चला जाएगा। यानी कि क्या किया, जैसे माना मेरा ये अणु है, इसको विद्युत क्षेत्र में रखा, तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और क्या करेगा, विकिरण को उत्सर्जित करेगा। अरे जितनी इसने एब्जॉर्ब किया उसको उत्सर्जित भी करेगा, और जैसे ही इसको उत्सर्जित करेगा तो ये क्या करता है, रमन लाइन की, इसके अंदर रैले लाइन की उपस्थिति को दर्शाएगा। स्टार्टिंग में रैले लाइन कौन सी थी, जब हम जितना, यानी कि जितनी विकिरण इसने अवशोषित की उतनी क्या करी, निकाल ली, जितनी इसने अवशोषित करी उतनी वापस दे दी
तो वो क्या कहलाता है आपका, वो क्या कहलाता है, रैली लाइन को प्रदर्शित करता है। मैंने बोला इसको मैंने अवशोषित करने के लिए विकिरण दिए, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ और वापस से ये रोटेट करने लग गया विकिरणों के अवशोषण से। और जैसे रोटेट करेगा, रोटेट करता जाएगा तो ये विकिरणों को उत्सर्जित करेगा, और उत्सर्जित करेगा तो वो क्या आएंगे कि वो रैली लाइन की उपस्थिति को, लेकिन हमें रमन लाइन बतानी है, तो रमन लाइन को किस तरीके से व्यक्त करेंगे, तो इस प्रकार क्या होगा, घूर्णन भी होगी गति और कंपन गति भी होगी। अणु ऐसा तो है नहीं है कि आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो, वो अणु घूर्णन भी करेगा और कंपन भी करेगा, तो उसके कारण उत्पन्न कुल ध्रुवणता को किस प्रकार, यानी कि कंपन गति और घूर्णन गति की वजह से, कंपन गति एक बार इसको लिख की कारण या वजह से उत्पन्न ध्रुवणता, उत्पन्न ध्रुवणता, कुल टोटल ध्रुवणता को किस प्रकार लिखा जा सकता है, अल्फा इक्वल टू अल्फा 0 प्लस बीटा 2 बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी। अब ये देखते हैं साइन 2 पाई न्यू आई टी, देखो क्या होता है एक्चुअली में, क्या है यहाँ पे, ये अल्फा 0 साम्यावस्था पर, साम्यावस्था का मतलब क्या है कि अणु ये रोटेट कर रहा है, अब साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, जितना अवशोषित कर रहा है उसको उतना ही वापस कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाएगी। तो अल्फा 0 क्या है, साम्यावस्था पर ध्रुवणता, ये टोटल ध्रुवणता है। बीटा क्या है, बीटा है आपका, बीटा है कि जैसे कंपन और घूर्णन गति उसमें प्रेजेंट होंगी, एक तो चल रहा है, एक तो चल रहा है, एक तो रैली लाइन को प्रदर्शित कर रहा है, जितना अवशोषित किया घूर्णन करके वापस दे रहा है ना, लेकिन क्या होगा कि जरूरी है जितना दिया है उतना वापस दे दे, तो उसके लिए क्या आएगा, ध्रुवणता में चेंज आ जाएगा। तो बीटा किसको दिखाता है, कंपन एवं घूर्णन गतियों की वजह से ध्रुवणता में परिवर्तन, साइंस आई है। और न्यू आई क्या है, न्यू आई का मतलब है, आई का मतलब है इंटरनल, इंटरनल आवृत्ति का मतलब क्या है, कंपन और घूर्णन गति की वजह से जो आंतरिक आवृत्ति होगी उसे न्यू आई टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, न्यू आई टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखना समीकरण 4 क्या आ गया, अल्फा बराबर अल्फा नॉट, समीकरण 4। अब देखिए अल्फा का मान आप रख दीजिए, अल्फा का मान समीकरण 4 से 3 में रखने पर, यहां से समझना है, देखो एक बार वापस देखना मैंने क्या समझाया है। एक्चुअली इसकी पोलराइजेबिलिटी की जो ये प्लेजिक के द्वारा दी गई थी, स्टार्टिंग में माना, स्टार्टिंग में क्या माना कि हमने ये अणु है मेरा, मान के चलो इस अणु को मैंने विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया है, जैसे ये मेरे पास अणु है, ये मेरे पास अभी हाथ में है, मैंने इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा। जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा तो इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होंगे, और द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होंगे तो इसके अंदर मतलब ध्रुवणता आ गई। वो किस पर डिपेंड करेगी, ध्रुवणता, ध्रुवणता डिपेंड करेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही ज्यादा होगा। तो ये रहा, आपको क्या बताया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह की जगह पर मैंने क्या लगा दिया, अल्फा लगा दिया। अल्फा क्या था, ध्रुवणता को व्यक्त करता था, ध्यान होगा विकृति ध्रुवणता, अल्फा क्या है, विकृति ध्रुवणता है। अब क्या है, आपको पता होगा कि जैसे ही मानो अणु को अरे जैसे अणु को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा तो कोई गति तो करेगा, तो माना वो कॉन्टिन्यूअसली घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन भी है और कंपन भी है, तो माना उसने जितना अवशोषित किया उतना वापस कर दिया, यही तो था रैली लाइन। तो ये तो समीकरण रैली लाइन को व्यक्त करता है, ये समीकरण रैली लाइन को व्यक्त करता है। ये वैल्यू अल्फा के, इसमें ई का मान इसमें रख दिया समीकरण 1 में, ई का मान समीकरण 1 में रख दिया। अब क्या है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखा मैंने माना कि ये समीकरण रैली लाइन को व्यक्त करता है, लेकिन जरूरी है रैली लाइन और रमन लाइन को व्यक्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कुछ चेंज आएगा ध्रुवणता में। कुछ चेंज कैसे आएगा, कंपन भी हो रहे हैं और घूर्णन भी हो रहे हैं, तो कंपन और घूर्णन की वजह से जो समीकरण बनाया है वो मैंने ये है, जिसका मतलब अल्फा का मतलब विकृति ध्रुवणता, यानी कि टोटल ध्रुवणता जितनी होगी, अल्फा नॉट क्या है, ये वाली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ घूर्णन हो रहे हैं, रैली लाइन है टोटल, यानी कि ये अल्फा नॉट क्या हो जाएगा, केवल रैली लाइन के लिए व्यक्त कर दिया है मैंने। और बीटा क्या है, अगर वो रैली लाइन ना होकर रमन लाइन है तो उसको मैंने किससे प्रेजेंट किया है, बीटा से, यानी कि ध्रुवणता में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, 2 पाई रहेगा। न्यू आई क्या है, इंड्यूस्ड, इंड्यूस सॉरी इंटरनल आवृत्ति, इंटरनल फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब क्या है, जो कंपन और घूर्णन की वजह से उत्पन्न होती है। अब क्या किया, अल्फा का मान समीकरण 4 से समीकरण 3 में रख दो, तो क्या आएगा यहां से, म्यू आई बराबर अल्फा का मान रखो क्या है, अल्फा 0 प्लस बीटा
साइन 2 पाई न्यू टी न्यू आई टी ई जीरो रखेंगे ना, साइन 2 पाई न्यू टी, जहां टी क्या है, समय सेकंड में है। क्या है? टी समय सेकंड में है। ये वैल्यू मैंने रख दी। ये क्या आया? ये वाली वैल्यू मैंने ऐसे रख दी है। मल्टीप्लाई कराइए, म्यू आई बराबर अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा ई जीरो साइन 2 पाई न्यू आई टी। ठीक है, और क्या आएगा? ई जीरो का मल्टीप्लाई इससे करा दिया है, तो क्या आएगा? ये वाली चीज आएगी, साइन 2 पाई न्यू टी। आया है नहीं आया? साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज ध्यान रखो, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाने से पहले क्या करेंगे? यहां लिख रही हूं मैं, देखना छोटा सा और रह गया है इस डेरिवेशन को, छोटा है पर थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि ये पढ़ रहे हो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसके अंदर सारे अटपटे होते हैं। अच्छा, अगर ये तो जैसा है वैसा ही वैसा रख दो, म्यू आई देखना ध्यान से बराबर अल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, प्लस देखना 2 का गुणा और 2 का भाग, 2 का गुणा और 2 का भाग, बीटा ई जीरो अपॉन 2, देखते चलना, बीटा ई जीरो अपॉन 2 और 2 का क्या करा दिया है? गुणा, 2 साइन 2 पाई न्यू आई टी। क्यों बनाया है मैंने इसे? क्योंकि मुझे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाना है, 2 पाई न्यू टी। अरे हम ऐसे कर सकते हैं, 2 का गुणा और 2 का भाग, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां मैंने 2 का गुणा कर दिया, यहां मैंने 2 का भाग कर दिया है, क्योंकि मुझे इसको माइनस प्लस में प्रेजेंट करना पड़ेगा, और माइनस प्लस में प्रेजेंट करने का मतलब मुझे स्टॉक्स लाइंस और एंटी स्टॉक्स लाइंस प्रदर्शित करनी पड़ेंगी, वही तो कर रही हूं मैं। 2 का गुणा और 2 का भाग, तो देखना म्यू आई बराबर क्या आया? अल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा ई जीरो बाई 2। देखना 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कोई मैथ वाला बच्चा मुझे बता सकता है क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी का। ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, तो लगाओ फॉर्मूला। ये 2 साइन ए ये रहा, बी ये रहा, तो देखना क्या आ जाएगा? देखो इधर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, इसमें देखो 2 पाई टी और ये भी 2 पाई टी। चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, देखो कैसे, कॉस ए क्या है? ए है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू आई टी, है या नहीं, माइनस बी क्या है? 2 पाई न्यू टी माइनस कॉस ए प्लस बी 2 पाई न्यू आई टी माइनस के 2 पाई न्यू टी। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब देखना आगे, अब आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लग गया। अब देखो क्या कर रही हूं मैं, म्यू आई बराबर अल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी प्लस, देखते चलना, बीटा ई जीरो अपॉन 2। देखना कॉस इन दोनों में से माइनस में है, कॉमन क्या क्या आ सकता है? एक तो 2 पाई कॉमन आ सकता है, तो क्या बचा? न्यू आई माइनस के न्यू, न्यू आई माइनस के न्यू टी माइनस कॉमन ले लिया है, यहां पे क्या बचा? ये सेम कॉस 2 पाई न्यू आई माइनस न्यू टी। तो यहां से क्या आया? म्यू आई बराबर अल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा ई जीरो बाई बीटा, देखो बीटा ई जीरो अपॉन 2 क्या आया? यहां से देखना cos 2 पाई न्यू आई माइनस न्यू, ये वाली इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई वाली मैं भाग अंदर दे दूं तो क्या आ जाएगा? cos 2 पाई
अपॉन 2 न्यू आई माइनस के न्यू टी माइनस के कॉस 2 पाई न्यू आई माइनस के न्यू टी। ये देखना माइनस में आया है, और माइनस में आया है, ये किसको, पहला पद किसको प्रदर्शित करेगा, स्टोक्स लाइंस को। ये वाला पद किसको प्रदर्शित करेगा, एंटी स्टोक्स लाइंस को। और अगर अणु रैले लाइन को व्यक्त करेगा तो ये वाली सारी वैल्यूज जीरो, ये सारी वैल्यूज जीरो, क्योंकि रैले लाइन को व्यक्त करेगा तो बीटा जीरो रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बीटा जीरो रहेगा तो ये पूरा जीरो। तो फिर क्या बचेगा, म्यू आई बराबर अल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी। यानी कि सिर्फ ये अकेला पद रैले लाइन को, ये पद स्टोक्स लाइंस को और ये पद एंटी स्टोक्स लाइंस को प्रदर्शित करता है। गलत कर दिया, प्लस आएगा बीच में, कॉस ए माइनस बी माइनस के कॉस ए प्लस बी। ये किसको प्रदर्शित करता है, एंटी स्टोक्स को, और ये किसको करता है, स्टोक्स को। ध्यान होगा ना, जब आवृत्ति रेडिएशन कम हो जाते हैं तो वो स्टोक्स लाइंस को, और जब रेडिएशन बढ़ जाते हैं तो वो व्यक्त करता है एंटी स्टोक्स लाइंस को। आया समझ में? ये कहलाती है रमन प्रभाव की ध्रुवता संकल्पना, या फिर जिसे कहते हो आप इसका चिरसम्मत सिद्धांत, फंडामेंटल जो होता है। आया समझ में? आया समझ में? बताओ जल्दी, आया है नहीं समझ में? लाखन के अलावा कोई और? इसके अलावा कोई और है? राधा रमन, पंकज, कहां गए? जाने, एक बार और समझा दो। कौन है? दिव्या। अरे कुछ नहीं किया मैंने, ये बस केवल कैलकुलेशन ही तो समझ में नहीं आई होगी, बाकी तो समझ में आ गया होगा। देखो यहां से देखना, ये मल्टीप्लाई किया है मैंने, अल्फा नॉट ई नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का मल्टीपल कर दिया इससे, ये वाली चीज आ गई। ठीक है, ये तो जैसा है वैसा की वैसा कर दिया। इसको फॉर्मूला बनाना है साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बना सकते हो। तो 2 यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 2 लाने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया, 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया। ये 2 का गुणा कर दिया है यहाँ पे, ये 2 का गुणा हो गया, ये 2 का भाग हो गया, ये हो गया भाग। तो यहां से क्या आया, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूले में जैसे ही रखोगे तो देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या किया है मैंने, ये तो जैसा है वैसा कि वैसा, बीटा ई जीरो अपॉन 2 कॉस, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, 2 पाई कॉमन आ सकता है, टी कॉमन आ सकता है, 2 पाई मैंने आगे लिख दिया और यहाँ क्या बचा, न्यू आई माइनस के न्यू। यहां से क्या बचा, 2 पाई कॉमन आ सकता है, 2 पाई कॉमन आ गया, न्यू आई प्लस न्यू, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या आया फिर, 2 का भाग गुणा अंदर करा दिया है, ये माइनस में है तो ये ध्यान है ना, माइनस क्या होता था, एच न्यू माइनस के डेल्टा ई, स्टोक्स लाइंस के लिए। तो ये स्टोक्स लाइंस के लिए ये आ गया और एंटी स्टोक्स लाइंस के लिए ये आ गया। ये वाला पद स्टोक्स लाइंस को व्यक्त करेगा, ये वाला पद एंटी स्टोक्स लाइंस को व्यक्त करेगा। और अगर रैले लाइन व्यक्त करेगा तो ये बीटा यानी कि ध्रुवता में परिवर्तन बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बीटा जीरो। तो क्या बचेगा, सिर्फ म्यू आई बराबर अल्फा नॉट ई नॉट 2 पाई साइन 2 पाई न्यू टी। यानी कि सिर्फ ये अकेला पद रैले लाइन को, ये वाला पद स्टोक्स लाइन को, ये वाला पद एंटी स्टोक्स लाइन को, और ये पूरा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को व्यक्त करता है। यानी कि एक इक्वेशन के अंदर पूरी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफाइन हो गई है। तो इसको इसलिए क्लासिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आया दिव्या? आया है क्या इसमें? ओहो, कौन है, राधा रमन? बेटे राधा रमन है तो कुछ भी नहीं है, पर जिन वो बायोलॉजी से है कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी से होने की वजह से दिक्कत आती है, जब भी तो कुछ नहीं है, जब भी तो मैंने पूछा आ गया क्या, आ गया आप सबको? चलिए अब आगे चलते हैं, मीटिंग रिकनेक्ट कर रहे हैं दोबारा से।